गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊर्जा परिदृश्य की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए आज समझते हैं कि ऊर्जा का जो परिदृश्य है, अर्थात इसकी कुछ चर्चाएं हम लोग इससे पूर्व जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन, उस दौरान हमने आपके साथ यह डिस्कस किया था कि किस प्रकार से यूएनएफसीसीसी का गठन किया गया और यूएनएफसीसीसी के तहत ही क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौता सामने आया था। और उसी के तहत भारत ने भी अपना एक आईएनडीसी घोषित किया था, अर्थात इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और उसके तहत भारत ने अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो वहाँ पर हमने कुछ इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज इसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि ऊर्जा के प्रकार क्या हैं और ऊर्जा का वर्तमान परिदृश्य भारत का क्या है। आइए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि जो ऊर्जा का परिदृश्य है वर्तमान में भारत का, एक क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा एक वर्तमान में मिशन चलाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, और इसका उद्देश्य बहुत बेसिक है कि 2047 तक ऊर्जा के मामले में भारत क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत केवल इसी मिशन से होगा, लेकिन अन्य मिशन भी कार्य कर रहे हैं और जिसमें यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। साथ में यहाँ पर बात कही गई है कि जो अधिस्थापित, मतलब जो वर्तमान में स्टेब्लिश सोलर पावर हैं, इसकी जो क्षमता है यह राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक अहम पैमाना है। और इसके तहत अगर देखिए कि 2022 तक 61.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी किसके माध्यम से प्रोड्यूस होती है, तो सोलर पावर के माध्यम से। हम लोग अतीत में डिस्कशन कर चुके हैं, जब भारत सरकार का आईएनडीसी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2022 के लिए भारत ने जो अपना टारगेट तय किया था 175 गीगावाट, इस 175 गीगावाट में 100 जो गीगावाट है यह सोलर पावर से प्रोड्यूस होगा। तो खैर उतना तो लक्ष्य हम लोगों ने नहीं अचीव कर पाए, लेकिन फिर भी यह सराहनीय है कि जो 61.6 गीगावाट का कैपेसिटी है इसको भारत अचीव कर चुका है 2022 तक। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भारत गैर जीवाश्म ईंधन से 40% की अधिस्थापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले 2022-23 में ही हासिल कर लिया है। इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस किए हैं अतीत में आईएनडीसी के तहत ही, कि आईएनडीसी के तहत भारत का जो लक्ष्य है यह 40% है, जिसको कालांतर में जब कहीं न कहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन चल रहा था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पर पीएम मोदी ने जो एक पंचामृत शब्दावली दिया था तो उसके तहत इसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर 40% को ही हम माने, जो अतीत का लक्ष्य था कि 2030 तक भारत अपने संपूर्ण ईंधन का 40% गैर जीवाश्म से प्राप्त करेगा, इस लक्ष्य को भारत 2022-23 में ही प्राप्त कर लिया, अर्थात समय से पूर्व अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो वर्तमान का जो 50% का लक्ष्य है इसे आप समझ सकते हैं कि 2030 से पहले हम लोग प्राप्त भी कर लेंगे। साथ में यहाँ पर आगे जो बात कही गई है कि भारत जो है वर्ष 2030 तक लगभग 50%, ध्यान रखिएगा यही बात हो रही है, 50% संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से हासिल करेगा। वर्ष 2014-15 में बड़े जल विद्युत सहित कुल जो संस्थापित बिजली की क्षमता थी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों में, ये कितनी थी, 27.3%। साथ में यहाँ पर अगर हम आगे बात करें कि कुल वर्तमान में जो स्थापित क्षमता है भारत की 31 मार्च 2022 तक, ये कितनी है, 482.2 गीगावाट है, जिसका 40% किस माध्यम से प्रोड्यूस होता है, तो गैर जीवाश्म ईंधन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। साथ में यहाँ पर बात करें कि जो गैर जीवाश्म ईंधन है या फिर इस प्रकार के गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं, इसके बारे में कब से हमारे देश में जागरूकता काफ़ी तीव्रता से बढ़ी, तो इसके लिए हम बात करते हैं 1970 में एक ऊर्जा संकट की समस्या भारत सरकार के सामने उपस्थित हुई।
और कारण था कि गल्फ कंट्रीज के मध्य में उस समय युद्ध चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे ऑयल की सप्लाई है वह बाधित हुई और भारत ने पहली बार ऊर्जा संकट को फेस किया। तभी से हम बात करेंगे कि वही हमारी जो समस्या थी वह गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स की शुरुआत के लिए प्रेरित किया। और इसी के पश्चात 1982 में अर्थात 82 में एक इसी के लिए विभाग बनाया गया जिसका नाम था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विभाग। यही विभाग कालांतर में 92 में एक मंत्रालय का रूप ले लिया और उस मंत्रालय का नाम रखा गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। लेकिन बदलते परिदृश्य के अनुसार इस मंत्रालय का नाम पुनः चेंज कर दिया गया और इसका नाम 2006 में बदल करके रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो जो यहाँ पर निक नेम है MNES, तो इसका भी नाम MNES ही है, कुछ अलग नहीं है। बस डिफरेंस यहाँ पर है इसके डिस्क्रिप्शन का। जैसे पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, लेकिन कालांतर में इसका नाम बदल करके कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अर्थात वर्तमान में यही मंत्रालय है जिसके अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सों की बात कही जाती है। वैसे जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं उसके अंतर्गत हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं ये सब इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। किस मंत्रालय के अधीन? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अधीन आते हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या होती है? तो आप ध्यान रखिएगा 25 मेगावाट कैपेसिटी तक के जो पावर प्लांट होंगे ये सब स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत कैलकुलेट होते हैं। तो जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं इनकी कैपेसिटी 2 मेगावाट से प्रारंभ होकर के 25 मेगावाट तक होती है। मिनी जो हाइड्रो होते हैं पावर प्रोजेक्ट इनका 101 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक की क्षमता होती है और जो माइक्रो वाले होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है 100 किलोवाट की। इतने ये जो पावर प्लांट हैं जो स्मॉल साइज के हैं ये सब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तहत देखे जाते हैं। लेकिन जो बड़े स्तर के जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिसकी कैपेसिटी मोर देन 25 मेगावाट होती है, इसको कौन नियंत्रित करता है या किसके दिशा निर्देश में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत यह कार्य करता है। यहाँ से भी प्रश्न कभी न कभी पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। आगे अगर हम बात करें कि एनर्जी की जो सोर्स हैं तो एनर्जी के मुख्य रूप से 3 सोर्स हैं, 3 प्रकार की एनर्जी है। ये हम कह सकते हैं टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं अर्थात परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं। एक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जिसको हम कह सकते हैं इनएग्जॉस्टेबल अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। इसी प्रकार न्यू इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी के सोर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की। तो कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है इसको हम कहते हैं लिमिटेड सोर्स है, क्योंकि यह जब परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं तो समय के साथ यह समाप्त भी हो जाएंगे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो एनर्जी के सोर्स हैं उसमें आता है फॉसल फ्यूल एनर्जी सोर्स अर्थात जीवाश्म ईंधन। कौन से आते हैं? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला है, पेट्रोलियम है और साथ में गैस है। तो कोयला, पेट्रोलियम और गैस ये 3 होते हैं फॉसल फ्यूल अर्थात जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। इसी प्रकार जो लार्ज स्केल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं अर्थात रिवर के ऊपर जो पावर प्लांट बनाए जाते हैं ये सब भी परंपरागत ऊर्जा सोर्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के अंतर्गत दर्ज होते हैं। इसी प्रकार कन्वेंशनल में आपका एनर्जी सोर्स के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स है यह भी परंपरागत एनर्जी सोर्स के दायरे में आते हैं, जिसके 2 पार्ट हैं। एक तो नाभिकीय संलयन के मेथड से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है और एक नाभिकीय विखंडन के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन अभी जो व्यवहारिक जगत में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर सेक्टर में वह विघटन मेथड से होती है, क्योंकि संलयन प्रक्रम से अभी हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बना नहीं पाए हैं, अर्थात यह अभी हमने टेक्निक नहीं सीखा। इसका हमने विनाश के लिए प्रयोग कर लिया है, बम तो बना दिया है, लेकिन इसका अगर देखें सिविलियन पर्पस से इसका अभी तक प्रयोग हम लोग सुनिश्चित नहीं कर पाए। हाँ, विखंडन की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से हम लोग दोनों प्रक्रियाएं करते हैं। सामरिक स्तर पर भी इसका प्रयोग होता है और नागरिक स्तर पर भी प्रयोग
सुनिश्चित होता है। ये सब जो सोर्स हैं ये सब किस दायरे में आते हैं, तो ये सब कन्वेंशनल है, परंपरागत एनर्जी के सोर्स हैं। तो यहाँ पर हमने कहा फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल में कोयला है, पेट्रोलियम है, साथ में गैस है। ये जो गैस है, इस गैस में भी दो प्रकार की गैसें होती हैं। एक कन्वेंशनल गैस होती है और एक होती है अनकन्वेंशनल गैस। अर्थात जो बहुत पहले से जिस गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब परंपरागत के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सीएनजी का प्रयोग होता है, अर्थात कंप्रेस नेचुरल गैस। इसको क्या कहते हैं? कंप्रेस नेचुरल गैस। इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मेथेन होती है। इसका मैक्सिमम कंपोजिशन किससे बना है? मेथेन से बना है। इसी प्रकार कन्वेंशनल गैस में एलएनजी आती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। और यह लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है इसमें भी प्रमुख रूप से मेथेन का ही कंपोजिशन होता है। एलपीजी होती है। एलपीजी जो होती है इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन होता है। यह जो एलपीजी है इसको हम कहते हैं ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ये कैसी गैस है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो हमारे घर के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है भोजन पकाने के लिए। वहाँ पर एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर सीएनजी जो गैस है या प्रत्यक्ष रूप से जो आयल के खादान होते हैं उस आयल के खादान से जो गैस रिलीज होती है वो सब सीएनजी के रूप में कही जाती है। लेकिन जब हम क्रूड आयल को रिफाइन करते हैं या क्रूड आयल जब रिफाइन किया जाता है तो उस दौरान जो गैस निकलती है उसका नाम होता है एलपीजी। तो यह क्रूड आयल के रिफाइनिंग के दौरान प्रोड्यूस होती है, जबकि आयल के एक्सट्रैक्शन के दौरान जब इसको खदान से निकाला जाता है तो उस दौरान जो गैस रिलीज होती है वह सीएनजी होती। और उसी सीएनजी को जब हम लिक्विफाइड कर देते हैं कंप्रेस करके तो उसका नाम हो जाता है एलएनजी। साथ में हमारी कुछ गैसें हैं जो अनकन्वेंशनल हैं, जो अपरंपरागत हैं, अर्थात जो नवीन है। अब इसके अंतर्गत आती हैं प्रमुख रूप से टाइट गैस है, सेल गैस है, कोल बेड मेथेन गैस हैं और मेथेन हाइड्रेटेड गैस हैं। इसी को हम क्लेथरेट गैस का नाम देते हैं। इनकी भी व्याख्या कुछ है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लेथरेट की बात करें तो क्लेथरेट किसे हम कहते हैं? क्लेथरेट का तात्पर्य यहाँ पर है जो क्लेथरेट टाइप की गैस है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं अर्थात पोलर रीजन, चाहे वह आर्कटिक हो चाहे अंटार्कटिक हो, तो पोलर क्षेत्र के जो समुद्री क्षेत्र होते हैं यहाँ पर 2 किलोमीटर की गहराई में अर्थात बर्फ के नीचे फंसे मेथेन गैस को क्या कहते हैं? क्लेथरेट कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्लेथरेट के बारे में। तो यह बर्फ के अंदर ट्रैप कोल बेड में बर्फ के अंदर जो ट्रैप है कौन सी गैस? मेथेन गैस। उसी को हम कहते हैं क्लेथरेट। और विशेष तौर पर यह कहाँ पर है? आर्कटिक और अंटार्कटिक के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी प्रकार जो सेल गैस है अनकन्वेंशनल के अंतर्गत, इसका निष्कर्षण जो है सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से किया जाता है। इसमें 86% से अधिक मेथेन होता है, 4% इथेन होता है, 1% प्रोपेन सहित अन्य गैसें इसमें शामिल होती हैं। देखिए प्रकृति में जितनी भी गैसें हैं उसमें ज़्यादातर मेथेन ही पाई जाती हैं। बस एक वही एलपीजी है जिसके अंतर्गत आपको प्रोपेन मिलता है। इसी प्रकार जो कोल बेड मेथेन गैस होती है इसमें कोयले की संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध मेथेन गैस होती है। जो टाइट गैस होती है अगर इसकी बात करें तो टाइट गैस जो होती है यह नेचुरली गैस है जो मेन रूप से मेथेन से निर्मित है। और इसके भी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो यह रिजर्वायर रॉक्स फ्रॉम सच लो परमेबिलिटी दैट मैसिव हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इज नेसेसिटी टू प्रोड्यूस द बेल एट इकोनॉमिक रेट्स। देखिए एक गैस तो एक प्रकार से व्यवहारिक जगत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो निष्कर्षण है अर्थात इसका प्रोडक्शन काफ़ी महंगा पड़ता है। इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से इसका प्रोडक्शन काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए अभी यह व्यवहार में नहीं आ पाती है। हाँ, अमेरिका जैसा राष्ट्र इसको व्यवहार में ला रहा है, लेकिन भारत जैसे राष्ट्रों के लिए अभी यह टेक्निक काफ़ी महंगी पड़ रही है। साथ में यहाँ पर अगर बात करें जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की सोर्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जाइए, हमने कहा था एनर्जी के कुछ सोर्स हैं जो कन्वेंशनल हैं। तो कन्वेंशनल के अंतर्गत हमने फॉसिल फ्यूल की बात किया, रिजर्वायर की बात किया, रिवर वाटर की बात किया और न्यूक्लियर एनर्जी की बात किया। तो फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया, साथ में गैस हो गई, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। रिवर वाटर की चर्चा में कोई विशेष ऐसा है नहीं,
और न्यूक्लियर पावर के भी बारे में ऐसी कोई चर्चा ज़्यादा तो है नहीं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। हाँ, कुछ प्लांट है उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो अगला जो मुख्य यहाँ पर एनर्जी का सोर्स है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स। तो इसके विषय में आइए समझते हैं यहाँ पर कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है इसके अंतर्गत जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण एनर्जी का सोर्स है वो है बायोमास। इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस किए थे जब डिस्कस कर रहे थे भारत का आईएनडीसी। तो वहाँ पर हमने कहा था 2022 के लिए जो भारत का टारगेट है 175 गीगावाट का, इस 175 गीगावाट का 100 गीगावाट तो आपका सोलर पावर हो गया, 60 गीगावाट आपका कह सकते हैं विंड पावर हो गया, 10 गीगावाट जो था वो था बायोमास। जो 10 गीगावाट है वो किसका टारगेट था? इसी बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का यह टारगेट रखा गया था। यह बनती कैसे है उसके विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बायोमास के कई प्रयोग हैं। बायोमास का अगर हम अपूर्ण दहन करें, स्मॉल प्रेजेंस ऑफ O2 मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में अगर हम किसी बायोमास का अपूर्ण दहन करते हैं, इससे एक गैस प्रोड्यूस होती है जिस गैस का नाम होता है सिन गैस या उसी को कहते हैं प्रोड्यूसर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रोड्यूसर गैस में किसका परसेंटेज सर्वाधिक होता है। तो प्रोड्यूसर गैस या सिन गैस में सर्वाधिक परसेंटेज किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। उसके पश्चात कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। उसके पश्चात आपका हाइड्रोजन है और सबसे कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सिन गैस का कई प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। सिन गैस का प्रयोग हम कर सकते हैं जो इंटरनल कंबस्टिंग चैम्बर वाले इंजन होते हैं उसके लिए हम डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में इसके माध्यम से हम लोग मेथनॉल, हाइड्रोजन या बायोहाइड्रोजन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की सोर्स के अंतर्गत ओशनिक एनर्जी आती है, ओशनिक वाटर एनर्जी। इस ओशनिक वाटर एनर्जी के अंतर्गत तरंग होती है अर्थात जिसको हम कहते हैं ज्वारीय तरंग। तो यहाँ पर जो वेव एनर्जी होती है, फिर टाइडल एनर्जी होती है, साथ में यहाँ पर ओटेक एनर्जी भी होती है। क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर वेव है, समुद्री लहर है, तो उस समुद्री लहर में इतनी एनर्जी होती है कि अगर उसका प्रॉपर हम यूटिलाइजेशन करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और यहाँ पर ओटेक भी एक प्रकार की एनर्जी है अर्थात जिसका पूरा नाम है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसकी तो हम व्यापक चर्चा करेंगे जब ओशनोग्राफी का डिस्कशन किया जाएगा तो। लेकिन यह भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है अर्थात यह नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है जो समय के साथ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ समुद्र की लहरें तो समाप्त नहीं हो जाएंगी, ज्वारीय लहरें समाप्त नहीं हो जाएंगी, ऊतक एनर्जी समाप्त नहीं हो जाएगी। यह समय के साथ समाप्त होने वाली नहीं है अर्थात ये सब अनकन्वेंशनल हैं। इसी प्रकार जो सोलर पावर है यह भी अनकन्वेंशनल है और सोलर पावर के विषय में हम लोग बहुत व्यापक चर्चा कर चुके थे। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके तहत जो पेरिस जलवायु समझौते के तहत कार्य करता है, इस पर व्यापक चर्चा हम लोग अतीत में किए हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ चर्चाएं हम करेंगे। इसी प्रकार जो जियो थर्मल एनर्जी है इसके माध्यम से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और यह भी गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विंड एनर्जी भी है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और 2022 के टारगेट के तहत इसके तहत हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात करते थे तो 60 गीगावाट। यहाँ पर कुछ आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं कि अगर मान लेते हैं विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमने 50 मीटर ऊंचाई वाले अगर हम टावर लगाते हैं, इसकी कैपेसिटी भारत में है 48,000 मेगावाट। और अगर 80 मीटर ऊंचाई वाले टावर को हम इंस्टॉल करते हैं इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए तो उसकी कैपेसिटी होगी 1,02,000 मेगावाट। और अगर हम बात करें विंड एनर्जी में सर्वाधिक कैपेसिटी किस राज्य की है तो गुजरात सर्वाधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विंड एनर्जी से, उसके पश्चात प्रोड्यूस करता है तमिलनाडु। वैसे जो तटवर्ती राज्य हैं उन तटवर्ती राज्यों में क्योंकि लैंड और सी वाटर में डिफरेंस होता है अर्थात टेम्परेचर में अंतर के कारण वायुदाब में अंतर होता है जिसके परिणाम स्वरूप हवाएं तेज चलती हैं और हवाएं जब तेज चलेंगी तो वहाँ पर हम लोग विंड के माध्यम से एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें कि सोलर पावर की, अगर हम बात करें सोलर पावर पर व्यापक चर्चा हम लोग अतीत में किए हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन करने का उद्देश्य कुछ और है। यहाँ पर समझते हैं कि सोलर पावर को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो होता है जिससे सोलर के रूप में हम लोग विद्युत पैदा करते हैं और एक होता है सोलर का थर्मल पावर। दो प्रकार की सन में एनर्जी है,
एक तो टेम्परेचर यह डायरेक्ट देता है और एक इसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिक बना लेते हैं। तो जो टेम्परेचर देता है इसका हम प्रयोग करते हैं सोलर वाटर हीटर में, सोलर कुकर जैसे इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार से बहुतेरे इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रयोग में आ रहे हैं वर्तमान में, कि जो डायरेक्ट सन रे से क्या करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करके अपना वर्क कर लेते हैं। लेकिन दूसरा टेक्नोलॉजी है कि जिसके माध्यम से हम सन रे से विद्युत प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन विद्युत को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर कुछ हमारे पास टेक्निक है। एक टेक्निक तो ये है कि सन रे को हम कंसंट्रेट करें किसी एक बिंदु पर और फिर उसको हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें। लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से यह सोलर को क्या करता है, सन रे को क्या करता है, इलेक्ट्रिक में प्रोड्यूस कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी दो प्रकार के हमारे पास कंडक्टर हैं। तो यहाँ पर जो फोटोवोल्टिक सेल हैं, ये फोटोवोल्टिक सेल दो प्रकार के टेक्निक से बनते हैं। एक इसकी टेक्निक होती है ऑर्गेनिक टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक कंडक्टर होते हैं जो इनऑर्गेनिक टाइप के होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, इसकी इफिशियंसी मात्र 15 से 20% होती है। अर्थात यह सन रे का केवल 15 से 20% भाग ही इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। जबकि जो ऑर्गेनिक टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोग प्रयोग करते हैं अपने फोटोवोल्टिक सेल में, उसकी कैपेसिटी 40 से 45% तक होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक में भी कई टाइप हैं। एक मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, एक पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, और एक गैलियम आर्सेनाइड टाइप का मतलब सेमीकंडक्टर है। तो इन सब का अभी जो हमारे परंपरागत या व्यवहार में जो सोलर पैनल इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर पैनल, यही सोलर पैनल हमारे, इस सोलर पैनल में अभी वर्तमान में जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है वह इनऑर्गेनिक टाइप का होता है। हाँ, इसकी कैपेसिटी कम होती है, जबकि ऑर्गेनिक टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इसकी कैपेसिटी अधिक होती है। लेकिन अभी यह जो है, यह प्रायोगिक स्तर पर कार्य हो रहा है, अभी इसका ट्रायल चलता है, अभी यह हमारे कमर्शियल स्तर पर इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसमें हम लोग नैनो मटेरियल सेमीकंडक्टर का प्रयोग, में किसका प्रयोग होता है, नैनो मटेरियल टाइप के सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास सोलर पावर प्लांट हो सकते हैं जिसमें हाइब्रिड टाइप का सेमीकंडक्टर प्रयोग किया जाए, अर्थात ना तो पूर्णतः ऑर्गेनिक और ना तो पूर्णतः इनऑर्गेनिक, दोनों का मिला जुला रूप। इसका खर्चा भी कम आएगा और इसकी इफिशियंसी भी तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है। ऐसे भी प्रयोग अभी चल रहे हैं, अर्थात ये सब हमारे भविष्य के टेक्नोलॉजी होंगे, जिसमें ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का प्रयोग करेंगे और हाइब्रिड टाइप के सेमीकंडक्टर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिससे हम अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप का सेमीकंडक्टर। ये प्रयोग में हमारे हैं अभी। यहाँ पर इसी प्रकार के कुछ एनर्जी के सोर्स हैं जिसको हम कहते हैं न्यू एनवायरमेंट फ्रेंडली, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यहाँ पर ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं जो हमारे भविष्य के एनर्जी के सोर्स हैं। इसमें हम बात करें तो हमारे पास आता है एनर्जी सोर्स फ्रॉम स्पेस। हम स्पेस से एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। एक टेक्निक तो यही है एनर्जी से सोर्स प्राप्त करने की, कि किसी अन्य खगोलीय पिंड से वहाँ पर जो ऊर्जा के सोर्स हैं उसको हम उठा करके धरती पर ले आएँ। जैसे हीलियम, चंद्रमा पर हीलियम विद्यमान है, उस हीलियम का वहाँ से हम खनन करें और ला करके धरती पर उससे हम विद्युत को प्रोड्यूस करें। एक तो टेक्निक ये है, और दूसरी टेक्निक ये है कि हम स्पेस में ही पावर प्लांट लगाएं, सोलर पावर प्लांट लगाएं। क्या लगाएं? स्पेस में सोलर पावर प्लांट लगाएं। और जब स्पेस में हम सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, वह 24 आवर सन रे को प्राप्त करेगा और 24 आवर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा। तो दो हमारे पास यहाँ पर विचारधारा है। एक विचारधारा है कि किसी अन्य प्लेनेट से, किसी अन्य ग्रह उपग्रह से हम एनर्जी को ही वहाँ से प्राप्त करके धरती पर ले आएँ, और दूसरा है कि हम स्पेस में ही सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करें और वहाँ से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करके धरती पर उसका हम ट्रांसमिशन सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बायोफ्यूल की भी बात होती है। ये जो बायोफ्यूल हैं, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि जैसे कुछ ऐसे बायोफ्यूल हैं जिसको हम एथेनॉल के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिससे हम बायोडीजल के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें एल्गल बायोडीजल या एल्गल बायोफ्यूल का प्रयोग होता है। और इसी एथेनॉल का हम सम्मिश्रण करते हैं किसमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोल हमारा होता है उस पेट्रोल में जब इस एथेनॉल को हम मिलाते हैं उसको कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। क्या कहते हैं? एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। और वर्तमान में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल आ रहा है यह E20 है, अर्थात
इसमें 20% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। तो हम लोग कभी काल देखते हैं कि जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल अपने गाड़ी में डलाते हैं तो एक लंबे अंतराल के पश्चात हमारे पेट्रोल के टैंक में पानी का कुछ मात्रा प्राप्त हो जाती है। वह पानी कहाँ से आता है? तो स्वाभाविक तौर पर हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं और इसी एथेनॉल का एक लंबे ड्यूरेशन के बाद कुछ न कुछ पार्ट जो है जल में कन्वर्ट होता रहता है। इसलिए जो हमारे फ्यूल के टैंक हैं वहाँ पर जल प्राप्त हो जाता है। साथ में यहाँ पर अगर बात करें हम कि हाइड्रोजन से भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये सब भविष्य के संसाधन हैं, इस पर भारत सरकार और वैज्ञानिक वर्ग लगातार कार्य कर रही है। तो यहाँ से हम कैसे एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहला इसका उद्देश्य होगा कि हम हाइड्रोजन को प्राप्त करें, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारे रॉकेट होते हैं जिसके माध्यम से हम सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने का कार्य करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं जीएसएलवी टाइप के जो रॉकेट होते हैं उसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में हम लोग ईंधन के रूप में इसी हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक ऊर्जा का साधन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से भी हम विद्युत या अन्य एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व हमको हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को गैस के रूप में प्राप्त करने की अनगिनत साधन है। एक तो साधन है कि हमारे पास बहुत से प्राकृतिक गैसें हैं, उस प्राकृतिक गैस से भी हम हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मेथेन है, मेथेनॉल है, प्रोपेन है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इन सभी संसाधनों से हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में गैसोलीन होता है। गैसोलीन का तात्पर्य होता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। यह पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है जिसके निष्कर्षण से भी हम लोग हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब मटेरियल का अगर हम रिफार्मिंग करें तापीय ऊर्जा से, तो वहाँ से हमको प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस, और इस हाइड्रोजन गैस के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे चलने वाले हम इंजन भी बना सकते हैं। बस यहाँ पर एक समस्या आती है इसके रख रखाव की, क्योंकि जो हाइड्रोजन है गैस के रूप में, इसका रख रखाव काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा यह रिस्की है। एक लापरवाही पूरे कह सकते हैं सिस्टम को कोलैप्स कर सकते हैं। अन्य भी संसाधन है जिसके माध्यम से हम हाइड्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा संसाधन की अगर बात करें तो हमारे पास इस धरती पर अगर देखें तो 70% भाग पर जल ही है। उस जल में जल किससे बना है? H2O से, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है। तो अगर हम जल से चाहें तो हम हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जल से हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर टेक्निक है जिसका हम प्रयोग करते हैं। एक तो होता है कि हम कैटलिस्ट का प्रयोग करें, साथ में इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, तब जा करके यह गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पर हम कैटलिस्ट के रूप में माइक्रोबियल मटेरियल का भी प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो मटेरियल का भी प्रयोग करते हैं और नैनो मटेरियल का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट के रूप में जब हम जल से हाइड्रोजन गैस प्राप्त करना चाहेंगे, किसकी उपस्थिति में? कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वैद्युत या प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से इसको हम तोड़ते हैं, इसका विखंडन करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर अगर माइक्रो मटेरियल का हम प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, इसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से भी हाइड्रोजन को हम लोग प्राप्त करते हैं वेस्ट वाटर से। जो हमारे पास गंदे सीवर के वाटर हैं या अन्य जो गंदे जल हैं, उस गंदे जल से हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी लागत काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन ये भी अभी अनुसंधान का ज़्यादातर विषय है, अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है, अर्थात अभी यह व्यवहारिक जगत में या कॉमर्शियल दृष्टिकोण से उपयोग में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जो हमारे भविष्य के ईंधन में है, तो हम हाइड्रोजन को वेस्ट वाटर से प्राप्त करते हैं, अर्थात हम वहाँ पर माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलिसिस सेल का प्रयोग करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं और इस हाइड्रोजन गैस से चलने वाले इंजन को हम प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार हम डायरेक्ट इस गंदे वाटर से क्या करते हैं? माइक्रोबियल फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक बात और हम आपको बस ये बता देना चाहते हैं कि चूँकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह काफ़ी पावरफुल एनर्जी के सोर्स हैं, लेकिन यह अगर हम बात करें जो जीएसएलवी में प्रयोग होता है, जीएसएलवी में ए ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो इसको हम लोग वहाँ पर लिक्विफाइड के रूप में ले जाते हैं। तो हाइड्रोजन
या ऑक्सीजन को लिक्विड करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वह -253 पर हाइड्रोजन लिक्विफाइड होता है और -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन लिक्विफाइड होता है। तो जो टेक्नोलॉजी 150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर पर काम करती है उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो जीएसएलवी में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वही टेक्नोलॉजी कहलाती है कौन सी टेक्नोलॉजी? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्योंकि यहाँ पर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन -150 डिग्री टेम्परेचर से नीचे पर लिक्विफाइड होते हैं, तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। साथ में हमने जो प्रारंभ में ही बताया है कि राष्ट्रीय जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जिसके तहत 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बनेगा ऊर्जा के सोर्स में, यहाँ पर कुछ बातें और बताई गई हैं। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि करना है। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। साथ में इस मिशन से संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है यह दिशा निर्देश करेगा। अर्थात यह जो राष्ट्रीय ग्रीन मिशन है यह किसके तहत आता है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत सिंपल है कि भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। अर्थात यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपभोग और निर्यात को बढ़ावा देगा। इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसको भी ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए। यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है। साथ में यहाँ पर कुछ बातें और हैं जो महत्वपूर्ण है कि चूंकि भारत का जो INDC है और भारत का जो पंचामृत है उस पंचामृत में यह घोषणा की गई थी कि भारत 2070 तक नेट कार्बन जीरो एमिशन वाला राष्ट्र बन जाएगा। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह जो भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन है यह काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। साथ में यहाँ पर एक बात और कही गई है कि 2023 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन की कमी होने की संभावना है। साथ ही प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। किसके माध्यम से? इस मिशन के माध्यम से। ध्यान रखिएगा ये सब बातें जो बताई गई हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत बताई गई हैं, जो हमको ध्यानपूर्वक समझना है। और यह कहीं न कहीं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक था। लास्ट वाला ये करंट अफेयर्स में दिया गया था, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर हमने आपके साथ किया। अब शेष चर्चाएं जो इस एनर्जी के बारे में हैं वो चर्चाएं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।